वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बने थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और सभी लोगों ने इस बारे में सही आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चला जा रहा है तो इसके तहत आपको 30वां प्रैक्टिस पेपर कल पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। ये 50 टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में से ये 30वां पेपर है जो कि कल आपको पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करके इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डेमो PDF मंगा के देख सकते हैं। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। एक बार मैं इस बारे में बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिस पेपर होंगे ये आपको सारे के सारे अभी हिंदी में अवेलेबल है और ये फुल लेंथ होगा। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपके बीपीएससी एग्जाम में होते हैं उसी प्रकार से हूबहू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन का जो आपका आंसर शीट होगा आपको विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। आप इसे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जुलाई माह से जो संबंधित दिवस व तिथियाँ व थीम है उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये जुलाई माह का अंतिम दिन है 31 जुलाई, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को एक एक करके रिवाइज करेंगे। तो मेरे साथ सभी लोग दोहराइए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और इस वर्ष का इसका थीम है सेव द सेवियर्स। ये याद रखना आपको। 1 जुलाई को इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया और ये भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस था ये 66वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखना आपको। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी की जंजीर को तोड़ते हुए आजाद हुआ था और इसी के फलस्वरूप 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन, ये ध्यान रखिएगा। और अगला हमारा है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। जूनोसिस यहाँ जो आप देख रहे हैं 6 जुलाई को, जूनोसिस एक प्रकार की डिजीज है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा ये सारे दिवस का थीम क्यों नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे दिवस का थीम निर्धारित नहीं, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा अगला है 9 जुलाई। तो 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और इसका थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को शहीद दिवस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में कई ऐसी तिथियां हैं जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। मैंने आपको कई बार बताया ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए कि भारत में बहुत ऐसी तिथियां हैं, जैसे 4 से 5 तिथि है जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूँ वो कौन कौन सी तिथियां हैं। सबसे पहले 30 जनवरी, फिर 23 मार्च, 27 मई और फिर 13 जुलाई जो कि कश्मीर में मनाया जाता है और 21 अक्टूबर और फिर 17 नवंबर। ये सारे दिवस को मतलब भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। अगला हमारा है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस और फिर 15 जुलाई को थेरापंथ स्थापना दिवस जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को साझा सेवा केंद्र यानी कि CSC दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और इस वर्ष का इसका थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। ये 2021 का अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का थीम है। और फिर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस और जुलाई का जो तीसरा रविवार होता है इस वर्ष 18 जुलाई को पड़ा और इसी दिन राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि जुलाई का तीसरा रविवार को राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष जो ये डेट पड़ा है ये 18 जुलाई को पड़ा है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला है 19 जुलाई और 19 जुलाई को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अगला है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस जो 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 22 जुलाई 1947 को मतलब कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था, अर्थात इसे स्वीकार किया गया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हमारा यहाँ पे अगला है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस, चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस
और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और हेपेटाइटिस दिवस का जो 2021 का थीम है ये हेपेटाइटिस कांट वेट, ये आपको याद रखना है। और अगला है 29 जुलाई, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा होगा 30 जुलाई, तो 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस और 31 जुलाई को जो कि आज है मुंशी प्रेमचंद्र दिवस। और यहाँ पे विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस का जो थीम है ये विक्टिम्स ऑफ वाइसेस लीड द वे, ये इसका थीम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। ये जुलाई माह का संबंधित जो पूरा जो इंपॉर्टेंट मतलब प्रमुख दिवस व तिथियों वाला जो सेक्शन था यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 31 जुलाई की, जो कि आज है मुंशी प्रेमचंद्र दिवस। तो जो भी करंट डे होता है, करंट दिवस होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जयंती के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। आप इन्हें यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। 4 मील अर्थात आप कह सकते हैं 6.5 किलोमीटर के आसपास हुआ, ठीक है। ये बनारस से लगभग 4 मील दूर के लम्ही गांव में हुआ था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे और अंग्रेजों के प्रकोप से बचने हेतु वे प्रेमचंद्र नाम से लेखन का कार्य करते थे। यानी कि लेखन का जो कार्य करते थे वे अंग्रेजों के प्रकोप से मतलब बचने के लिए प्रेमचंद्र का नाम का उपयोग करते थे। अब यहाँ पर हम इनके प्रमुख उपन्यास की बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यास को हम देखेंगे तो प्रमुख उपन्यास गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। और वहीं पे हम बात करें प्रमुख कहानियों की जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हुई, वो पोष की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि ये प्रमुख कहानियां। ये सारी यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मतलब बिहार बोर्ड की मतलब सिलेबस में भी सब कहानियों को शामिल किया गया है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, उन्होंने 1.5 दर्जन से मतलब 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी। और अगला पॉइंट है कि हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है। और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की उम्र में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जहां इनकी जन्म हुई थी वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। ये ध्यान रखिए, केवल और केवल 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट है, खास करके ये प्रमुख उपन्यास और प्रमुख कहानियों के बारे में यहाँ से अक्सर प्रश्न बने हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए, आपकी तैयारी ये सब चीजों से बेहतर होगी। चलिए अब यहाँ पे हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे, एक एक करके हम सारे प्रश्न को देखेंगे और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान कर देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया जाएगा। बिहार के गोपालगंज में दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल परिषद में दीदी की रसोई बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है, जो कि 9 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दीदी की रसोई का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे लिखा गया इसका संचालन जीविका समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि राज्य में अधिकतर सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को निःशुल्क नाश्ता व भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन मरीजों को समय पर नाश्ता व भोजन नहीं मिलने, या देखिए मिलने छूट गया, नहीं मिलने की शिकायतों को देखते हुए यह पहल शुरू किया गया। ये पहल अभी हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिले के मतलब सदर अस्पताल में शुरू किया गया दीदी की रसोई नाम से, ठीक है। तो इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे चर्चा हो रही है बिहार के गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ से मैप से देखकर आप समझ पाएंगे। ये बिहार वाले मैप में गोपालगंज की स्थिति है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा कि गोपालगंज जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 5 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। तो एक हो गया सिवान, छपरा या फिर सारण हो गया 2, और तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा पूर्वी चंपारण तथा 5वां पश्चिमी चंपारण। ये 5 जिले हैं जो कि गोपालगंज के साथ अपने जिले की सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि बिहार में जो प्रमंडल है 9 प्रमंडल, उनमें से गोपालगंज किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के 9 प्रमंडल में से जो प्रमंडल सारण प्रमंडल है उसी के तहत ये गोपालगंज जिला आता है। और जो सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये मतलब कि सारण में ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारण प्रमंडल की स्थिति है और सारण एक जिला भी है। और सारण जो जिला है इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय ये छपरा है। ये भी यहाँ से आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं आपको होना है। तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो 3 जिले हैं ये सारण, सिवान और गोपालगंज है। तो एक हो गया सारण, दूसरा हो गया सिवान और तीसरा जो आपका होगा ये होगा गोपालगंज। तो कुल मिलाकर ये 3 जिले हैं जो कि सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है और सारण प्रमंडल का मुख्यालय जो है सारण ही है।
अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये गोपालगंज ही है। और वहीं पे अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो हमारा ये मुंगेर है। तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर मुंगेर की स्थिति है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस मतलब राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई, अर्थात कह सकते हैं 62.5 लाख रुपए की निकासी की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये गुजरात की एक सब्जी कंपनी, इन्हीं के नाम पर ही अवैध रूप से निकासी की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 2000, देखिए गलती से 2011 लिखा गया है, 2021, 14 अप्रैल 2021 को पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से गुजरात की एक सब्जी कंपनी के नाम पर 62.80 लाख रुपये की निकासी की गई थी। और इसकी जानकारी करीब 1.5 माह बाद हाल ही में पटना कॉलेज प्रशासन को लगी है। लेकिन जब निकासी मतलब उस समय हुआ था 14 अप्रैल 2021 को, तो उस समय भनक नहीं लगी। लेकिन अभी हाल ही में एक चेक जब बाउंस कर गया तो उसके बाद यहाँ पे पटना कॉलेज प्रशासन को पता चला कि यहाँ पर 62.80 लाख रुपए की निकासी किया जा चुका है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि उसके बाद पटना विश्वविद्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी की अनुशंसा पर प्राचार्य अशोक कुमार को हटा दिया है और उसके साथ ही लेखापाल को भी निलंबित कर दिया गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया, और अब हाल ही में रघुनंदन शर्मा को पटना कॉलेज के नए प्राचार्य नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर पटना कॉलेज चर्चे में है। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी ये 9 जनवरी 1863 को हुई थी। ये यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये पटना कॉलेज है, ठीक है। और पटना कॉलेज का जो उत्तरी द्वार है जो गंगा नदी के एकदम से किनारे में है, ये डच मतलब कि कह सकते हैं व्यापारिक जो कंपनी थी उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी। आप लोग अगर पटना कॉलेज के उत्तरी तरफ गंगा किनारे गए होंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे एक पुरानी सी मतलब जर्जर एक मकान है जो कि मतलब डच मतलब की फैक्ट्री हुआ करते थे, डच कंपनी की। अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो किस प्राचार्य को हटाया गया, तो आप याद रखिए अशोक कुमार को। और नियुक्ति किनकी हुई, तो रघुनंदन शर्मा की नियुक्ति हुई। और किस मतलब कि किस राज्य की कंपनी के नाम पर, किस राज्य की सब्जी कंपनी के नाम पर मतलब निकासी हुई, तो ये गुजरात की कंपनी थी। तो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 से 31 जुलाई 2021 तक चली। बताइए कि इस सत्र में कितनी बैठकें हुई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कुल मिलाकर 5 बैठकें ये 2021 में विधानमंडल के मानसून सत्र में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई 2021 तक चला और इस सत्र में 5 बैठकें आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 27,050 करोड़ रुपए का अनुपूरक बिल पेश किया था। ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना। ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाले हैं। अब यहाँ पे इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 12 नए विषयों में पढ़ाई होगी और साथ ही राजगीर नालंदा में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सहित कई अन्य घोषणाएं की गई। तो कुछ ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चर्चा हो रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मैप में बिहार की स्थिति है और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की चौहद्दी के बारे में। बिहार की चौहद्दी क्या है, तो बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार राज्य की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ अपनी जिले मतलब राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो कुल मिला के 3 राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और वहीं पर बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे बिहार की राजधानी, तो आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखेगा। और राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और राजभाषा, प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। और बिहार विधान परिषद के 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो प्रमुख लोक नृत्य जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बिहार से संबंधित आपको याद रखना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस कमिश्नर या फिर दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राकेश अस्थाना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है राकेश अस्थाना, और वे 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इससे पहले राकेश अस्थाना बीएसएफ महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी का पदभार भी संभाल चुके हैं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में गूगल की मूल कंपनी जो अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट इसके द्वारा किया गया। एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग जानेंगे गूगल की जो मूल कंपनी अल्फाबेट, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती है। आप यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से देखकर सारी चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट जो ये गूगल की मूल कंपनी अर्थात गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो मान लीजिए ये कह सकते हैं एक पेड़ है, और ये पेड़ की जो नीचे आप देख रहे हैं ये सारी शाखाएं हैं, अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन सी इसके ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी इसकी कंपनियां हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कैलिको, गूगल एक्स, गूगल फाइबर, गूगल वेंचर, गूगल नेक्स्ट, गूगल कैपिटल, ये सारे इसके मतलब शाखाएं हैं। और जो आप लोग मेनली जो इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, ये गूगल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड और सर्च इंजन, गूगल, यूट्यूब, एप्स, मैप्स, एड्स, ये सारे इसके अंतर्गत मतलब समाहित हैं। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है। ये सारी जो कंपनी है, छोटे छोटे कंपनी, ये गूगल अल्फाबेट की ही कंपनी है, और जो अल्फाबेट है ये गूगल की मूल कंपनी है जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। अब यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं आगे, यहाँ पे चर्चा हो रही है गूगल के बारे में, तो गूगल के बारे में यहाँ पे सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो गूगल की स्थापना अमेरिका देश में हुई थी, और इसके संस्थापक जो है ये लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है, जो कि दोनों अमेरिका देश के नागरिक हैं। तो इस तरह से गूगल जो हुआ एक अमेरिकी कंपनी हुआ। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपको पेड ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं यहाँ पर इसको देख सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा क्या क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर आपको 50 टेस्ट सीरीज मिलेगा जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा। इसके अलावा जो आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, वो आपको एडिशनल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मूल रूप से 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ये पूर्णतः पीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज मिलेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी होगी। आपको दोबारा कहीं से भी, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी करंट अफेयर्स हो, दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो बिहार जीके की अगर बात करें तो बिहार का संपूर्ण जीके यहाँ पर आपको 2 वॉल्यूम में पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर बीपीएससी का जो संपूर्ण जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 2020 वाला करंट अफेयर्स था अगर आप वो चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ है जो कि आप चाहें तो ये भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका 4 है। एक तो हो गया टेस्ट सीरीज, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, तीसरा हो गया बिहार जीके, और चौथा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 4 इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस टेस्ट मतलब कि इस पेड ग्रुप के तहत आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। तो जो लोग भी हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप में pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं। उसको तो आपको कुछ डेमो वीडियो मिलेगा 4 से 5, उसे आप देखेंगे और निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। इसका जो फी है ये 399 रुपये है 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ये वन टाइम पेमेंट होगा जहां पर आपको ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, ये बहुत कम कीमत पे आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज है ये आपको इस तरह के 50 प्रैक्टिस पेपर आपको 399 रुपये में नहीं मिलेगा, जिसके तहत मैं आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा है। आप डेमो पीडीएफ मंगा के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये किस प्रकार के मतलब के मटेरियल है। और अभी तक ऑलरेडी लगभग कर सकते हैं 1500 से अधिक मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पे। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नागालैंड की भौगोलिक संकेत प्राप्त यानी कि जीआई प्राप्त किंग चिली को लंदन निर्यात किया गया है। इसे जीआई टैग कब दिया गया था? तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर होगा इसे जीआई टैग 2008 में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस बारे में जानते हैं हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई प्राप्त उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागालैंड के किंग चिली को पहली बार हवाई मार्ग से लंदन निर्यात किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है किंग चिली, अर्थात राजा मिर्च के भी नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, किंग चिली को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है, इसीलिए इसे जीआई टैग 2008
2008 में दिया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि नागालैंड की इस मिर्च को भूत जलोकिया और घोस्ट पेपर के भी नाम से जाना जाता है और इसे 2008 में जीआई टैग दिया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ से याद रखेंगे। जीआई टैग के बारे में कई बार मैंने बिहार से संबंधित चीज़ों को भी बताया है। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन के ये खिलाड़ी थे नंद कुमार महादेव नाटेकर या फिर नंद नाटेकर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी नंद कुमार महादेव नाटेकर का पुणे में निधन हुआ है। वे बैडमिंटन खेल से संबंधित खिलाड़ी थे और उन्होंने 15 वर्ष के बैडमिंटन करियर में 6 बार राष्ट्रीय एकल खिताब अपने नाम किया था। 6 बार इन्होंने राष्ट्रीय खिताब को अपने नाम किया था 15 वर्ष के बैडमिंटन करियर में। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नंद कुमार महादेव नाटेकर। अब यहाँ पे देखिए आगे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि वर्ष 1956 में वे अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और साथ ही वे ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1956 में वे अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। और वहीं पर कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक पॉइंट ये वाला बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद है जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। खेल रत्न जो पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और ये पाने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। और वहीं पर अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे नंद कुमार महादेव नाटेकर। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है, हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा देने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुरी शहर जो कि उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। हाल ही में पुरी उड़ीसा ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अर्थात यह शहर अब सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, या इस शहर में अब सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है और नल के माध्यम से उपलब्ध इस जल का प्रयोग खाना पकाने और पीने के लिए किया जा सकता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि इस प्रकार पूरी 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने की क्षमता वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये भी चर्चे में है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक आंकड़े के अनुसार इससे पूरी शहर के लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख निवासियों को लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह की मतलब सुविधा भारत में पहली बार शुरू किया गया जो कि उड़ीसा के पुरी शहर से शुरू किया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना। केवल और केवल टैप करने से ही मतलब कि पानी बाहर आने लगेगा। ये मतलब इसका जो नाम रखा गया है ड्रिंक फ्रॉम टैप। और फिर यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में यानी कि जुलाई अंतिम सप्ताह 2021 में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे और यह उनकी पहली भारत यात्रा है। यहाँ पे आगे लिखा गया इस दौरे में अफगानिस्तान की सुरक्षा हालात, हिंद प्रशांत में संपर्क को बढ़ावा देना और कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जनवरी 2021 में सत्ता में आने के बाद जो बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की यह तीसरी भारत यात्रा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। जो कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो ये इसकी तो पहली यात्रा है, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन सरकार की जो कि 2021 में इन्होंने मतलब सत्ता संभाला है, तो जो बाइडेन सरकार के किसी मतलब उच्च पदस्थ मतलब अधिकारी की ये तीसरी भारत यात्रा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये भारत यात्रा के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि मतलब अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात, हिंद प्रशांत में संपर्कों को बढ़ावा देना तथा कोरोना महामारी के चुनौतियों से निपटने संबंधी अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा किया गया। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की शुरुआत किया गया है? किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेपी नड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की शुरुआत की गई। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इस अभियान के तहत लगभग 4 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो कि कोविड महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे और इस अभियान के तहत उन्हें 2 लाख गाँव तक पहुंचना है।
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई है मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की, ये जेपी नड्डा के द्वारा भी हाल ही में भाजपा कार्यालय मुंबई दिल्ली से किया गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस अभियान के तहत लगभग 4 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो याद रखना है आपको। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $60 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बायजूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण 60 करोड़ में किया गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आगे लिखा गया कि पिछले हफ्ते ही बायजूस ने बच्चों के लिए किताब पढ़ने के डिजिटल मंच एपिक का $50 करोड़ यानी कि कह सकते हैं करीब 3,729 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया था। और इसके अतिरिक्त कुछ महीनों पहले $1 अरब में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का भी अधिग्रहण किया था। तो ये सारे अधिग्रहण अभी हाल ही में बायजूस के द्वारा किया गया है। यहाँ से ये आप ही याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो 12वां प्रश्न है यह है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वंतिका अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अपने नाम किया और उन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही है वंतिका अग्रवाल जो कि ये दिल्ली की रहने वाली है। और यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है कि दूसरे स्थान पर 9 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी तथा 8.5 अंकों के साथ तमिलनाडु की श्रीजा श्रेषाद्री तीसरे स्थान पर हासिल की है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप याद रखेंगे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। इसका आंसर क्या है कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। और यहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ मिलेगा डेमो के तौर पर, आप उसे देखेंगे और निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।